प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत मैक्स वेबर के बारे में बात करेंगे। अब तक हम लोग इस श्रेणी में कार्ल मार्क्स, इमैनुअल दुर्खिम के बारे में बात कर चुके हैं। उसी क्रम में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एक सामाजिक विचार के रूप में मैक्स वेबर को भी सम्मिलित किया गया है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए दो योगदानों का चर्चा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। पहला है सामाजिक क्रिया और दूसरा है टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी या सत्ता के प्रकार। इससे पहले कि हम लोग मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए योगदान सामाजिक क्रिया के बारे में बात करेंगे, संक्षिप्त रूप में हम लोग मैक्स वेबर के लाइफ स्केच के बारे में आपको बताना चाहते हैं। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री रहे हैं। आधुनिक समाजशास्त्रियों की श्रेणी में इनको सम्मिलित किया गया है। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के इरफुर्ट नामक स्थान में एक धनी परिवार में हुआ था। जर्मनी के इरफुर्ट नामक स्थान पर एक धनी परिवार में मैक्स वेबर का जन्म हुआ और उनके पिता एक अच्छे वकील और एक प्रतिष्ठित उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। मैक्स वेबर अपना समय पुस्तकों के विस्तृत अध्ययन में व्यतीत किया करते थे। कानून की शिक्षा ग्रहण करने के बाद 19 वर्ष की आयु में मैक्स वेबर सेना में भर्ती हुए और सेना छोड़ने के पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और सन 1885 में उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात 1893 में मैक्स वेबर का विवाह मैरियन स्निट्जर से हुआ। कुछ समय बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून के वे प्राध्यापक रहे और 1894 में फेबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। 1896 में हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां पर वे प्रोफेसर के रूप में कार्य संभाला और 1897 में 33 वर्ष की आयु में वे बीमार हुए। लेकिन इस बीमारी के पश्चात भी वेबर ने अध्ययन कार्य नहीं छोड़ा और 1918 तक उनकी ये बीमारी बनी रही और इस बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपना जो अध्ययन कार्य है जारी रखा। 1918 में वियना और म्यूनिख विश्वविद्यालय में विजिटिंग एवं नियमित प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। 14 जून 1920 को म्यूनिख में 56 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। ये संक्षिप्त था मैक्स वेबर का एक लाइफ स्केच है, एक जीवन चित्र है। मैक्स वेबर की जहां तक बात करें, वे कानून के भी जानकार थे, अर्थशास्त्र के भी जानकार थे, समाजशास्त्र के भी जानकार थे और उनको मैक्स वेबर को जो ख्याति प्राप्त हुई विश्व स्तर पर, वो ख्याति उनकी जो कृति थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उस कृति के आधार पर मैक्स वेबर को विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। तो उनकी जो प्रसिद्धि का जो कारण था वो था द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यह उनकी जो कृति थी जिसमें उन्होंने, इसको कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट एथिक, प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा, इस कृति के आधार पर मैक्स वेबर को विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। और उनकी जो ख्याति का कारण था, इस पुस्तक में उन्होंने जो है क्या जिक्र किया था जिसके कारण उनको विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई, इसके बारे में संक्षिप्त में आपको हम बताना चाहिए। ये जो द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उनकी जो कृति थी, इस कृति में उन्होंने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। इस कृति में मैक्स वेबर ने
विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया, और जो 6 महान धर्म थे उनमें पहला धर्म जो है हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, यहूदी धर्म है, कन्फ्यूशियस धर्म है, और बौद्ध धर्म है, और ईसाई धर्म है। विश्व के 6 महान धर्मों से तात्पर्य यानी कि विश्व में जो 6 बड़े धर्म थे उन 6 बड़े धर्मों का अध्ययन मैक्स वेबर ने किया, हिंदू, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस, बौद्ध और ईसाई। और उन्होंने यह देखा कि जो पूंजीवाद के विकास में, जैसे कि सबको जानकारी है कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म का जो उद्भव है वो कैथोलिक धर्म की विरुद्ध विचारधारा वाले लोगों के द्वारा किया गया है, यानी कि जो कैथोलिक धर्म में विश्वास नहीं करते थे, जिनको ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि जो कैथोलिक धर्म है वो आर्थिक विकास में बाधक बन रहा है, तो कैथोलिक धर्म की विरुद्ध विचारधारा वाले लोगों ने अपना एक अलग धर्म स्थापित कर लिया, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटेस्टेंट धर्म। तो ये जो उनकी कृति थी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसके अंतर्गत मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया, इसमें उन्होंने अध्ययन यह किया कि जो धर्म है वो किस प्रकार से पूंजीवाद के विकास में सहायक है और किस प्रकार से पूंजीवाद के विकास में बाधक है। यानी कि धर्म का अर्थव्यवस्था के साथ या धर्म का आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध है। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस कृति की रचना की, जिसका कि नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटल, जिसमें उनका यह मानना था कि जो लोग बहुत अधिक धर्म में विश्वास करते हैं, धर्म के नाम पर धन खर्च करते हैं, धर्म के नाम पर अपना समय खर्च करते हैं, धर्म के नाम पर अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, ऐसे देश या ऐसी मान्यता या ऐसी विचारधारा वाले लोग आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाते हैं, वे उनकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार नहीं मिल पाती है। और उसके निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो धर्म है, जैसे उन्होंने कैथोलिक धर्म की रचना की थी, उसी श्रेणी में मैक्स वेबर हिंदू धर्म को भी रखते हैं कि बहुत अधिक समय और धन खर्च करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं धर्म के नाम पर। ऐसे देश या ऐसी मान्यता वाले या ऐसे विचारधारा वाले लोग जो है आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इस कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के आधार पर मैक्स वेबर को विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जैसे बात करें एक तो ये होगी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटल, जिसकी कृति 1906 में उन्होंने की थी। इसके अलावा उनकी जो कृतियां हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एसेज इन सोशियोलॉजी, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द सिटी। इसके अलावा भी उनकी जो उनका जो योगदान है वो है थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही, कंसेप्ट ऑफ ऑथोरिटी सत्ता की अवधारणा, सोशल क्लास एंड स्टेटस यानी कि सामाजिक वर्ग और परिस्थिति, मेथोडोलॉजी यानी कि पद्धति शास्त्र पर मैक्स वेबर का अपना एक बड़ा योगदान है सामाजिक विज्ञानों में, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन धर्म का समाजशास्त्र, और पर्सटेन, ये कुछ कंसेप्ट थे, कुछ अवधारणाएं थी जो कि मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित की गई। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो मैक्स वेबर का जो योगदान दिया गया है सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया के बारे में अब हम बात करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में 2 उनके योगदानों पर चर्चा किया गया है, एक तो सामाजिक क्रिया और दूसरा सत्ता के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया के बारे में बात करेंगे। मैक्स वेबर का मानना है, जिस प्रकार से इमैनुअल दुर्खिम मानते थे कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु है, ऐसा दुर्खिम का मानना था। उसी दृष्टिकोण से मैक्स वेबर का यह मानना है कि सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। हम बात कर रहे थे जब दुर्खिम की बात करते थे कि दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु मानते हैं। उसी क्रम में जो मैक्स वेबर है उनका यह मानना है कि सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु है, यानी कि इर्द गिर्द की घटनाओं का अध्ययन करने की बजाय समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो उद्देश्य था वो ये था
कि मैक्स वेबर के अनुसार कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। उसी श्रेणी में मैक्स वेबर का कहना है कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध, मैक्स वेबर का कहना है कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया की गतिविधि और परिणामों के कारण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सके। यानी कि मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के बारे में अपने विचार जो है व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं और बड़ा विस्तार से उन्होंने सामाजिक क्रिया की व्याख्या की है। उस क्रम में कहते हैं मैक्स वेबर ने क्रियाओं को दो भागों में बांटा है। मैक्स वेबर का कहना है कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वैयक्तिक क्रिया होती है और दूसरी सामाजिक क्रिया होती है। मैक्स वेबर ने क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया है, एक तो वैयक्तिक क्रिया और दूसरी सामाजिक क्रिया। यानी कि मैक्स वेबर का मानना है कि सामाजिक क्रिया वैयक्तिक क्रिया नहीं है। दो भागों में बांट दिया, एक तो वैयक्तिक क्रिया होगी और एक सामाजिक क्रिया होगी। तो मैक्स वेबर आगे जाकर स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक क्रिया वैयक्तिक क्रिया नहीं है। समाज में जो अनेक प्रकार के क्रियाएं होती हैं वो व्यक्तिगत क्रियाएं नहीं है, और व्यक्तिगत क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। हाँ, आगे जाकर हम विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति क्रिया और सामाजिक क्रिया में भेद है, क्योंकि मैक्स वेबर का मानना है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई की गई क्रिया वो व्यक्तिगत क्रिया हो सकती है, वो सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती, और सामाजिक क्रिया जो है वो व्यक्ति क्रिया नहीं हो सकती, वो सामाजिक क्रिया ही हो सकती है। उसी क्रम में आगे जाकर कहते हैं, और उन्होंने सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया है, विस्तार से हम इसको देखेंगे। मैक्स वेबर का मानना है कि सामाजिक क्रिया प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, और वो परिभाषित करते हैं कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने के लिए, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि कोई क्रिया, सामाजिक क्रिया की परिभाषा में कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। किसी भी क्रिया को, मैक्स वेबर का कहना है कि किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता और कर्ता एक या अधिक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकते हैं। किसी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता एक या अधिक उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए, सब्जेक्टिव मीनिंग लगाए। किसी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता एक या अधिक उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए। व्यक्तिनिष्ठ अर्थ का मतलब अपनी तरफ से उसका कोई अर्थ लगाए। ठीक है, किसी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब उस क्रिया को करने वाला कोई कर्ता एक या अधिक उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों, विचारों और क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार कर्ता की क्रिया निर्धारित हो। ठीक है, इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी क्रिया को तब तक सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता जब तक उस क्रिया को करने वाला कर्ता एक या अधिक उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ ना लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों, विचारों और क्रियाओं का समावेश ना हो और उन्हीं के अनुसार उसकी क्रिया निर्धारित नहीं हो, तब तक हम किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। स्पष्ट रूप में कहते हैं मैक्स वेबर कि किसी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहनी चाहिए जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता एक या अधिक उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ नहीं लगाए, यानी कि अपनी तरफ से कोई अर्थ ना लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों, विचारों, क्रियाओं का समावेश ना हो। किसी क्रिया को हम तभी सामाजिक क्रिया कहेंगे जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का अपनी तरफ से यानी कि व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों, विचारों और क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उस कर्ता की क्रिया निर्धारित हो, तो हम किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। यानी कि साफ साफ स्पष्ट है मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की परिभाषा में। पहली बात, किसी क्रिया को करने वाला कर्ता होना चाहिए। क्या क्या तत्व बताए हैं उन्होंने कि तो किसी क्रिया को करने वाला कर्ता होना चाहिए। कर्ता एक हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस कर्ता के द्वारा उस क्रिया का
व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाया जाना चाहिए, यानी कि जो एक्शन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए। क्रिया को करने के लिए, सामाजिक क्रिया को करने के लिए कोई कर्ता होना चाहिए, कर्ता एक या अधिक हो सकते हैं, और उस क्रिया का कर्ता के द्वारा व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाया जाना चाहिए, यानी कि कोई अर्थपूर्ण क्रिया होनी चाहिए, कोई यूं ही अनायास होने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। तीसरी बात, उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, विचारों का, क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। कर्ता होना चाहिए, कर्ता या कर्ताओं के द्वारा उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाया जाना चाहिए कि जो क्रिया हो वो अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो। तीसरी बात, दूसरे लोगों के मनोभावों, विचारों और क्रियाओं का उस क्रिया में समावेश होना चाहिए, और उन दूसरे लोगों के मनोभाव, विचारों और क्रियाओं के अनुसार ही उस कर्ता की क्रिया निर्धारित होनी चाहिए, तब किसी क्रिया को मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो बात उभर कर आई है वो ये उभर कर आई है, आगे जाकर मैक्स वेबर कहते हैं कि वेबर के अनुसार किसी भी सामाजिक क्रिया को करने के लिए 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या 4 बातें? पहली बात, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होनी चाहिए, यानी कि कोई कर्ता जब सामाजिक क्रिया को अंजाम देगा तो पहली बात तो यह है कि कर्ता होना चाहिए। दूसरी बात, कर्ता जो सामाजिक क्रिया कर रहा है उसका वो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाएगा, यानी कि क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तीसरी बात, वो जो क्रिया है वो दूसरे लोगों के, और दूसरे लोग परिचित भी हो सकते हैं और अपरिचित भी हो सकते हैं, तो वो क्रिया दूसरे लोगों के भूतकाल, वर्तमान काल और भावी व्यवहार यानी कि भविष्य से प्रभावित होनी चाहिए, तभी किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहते हैं। तो पहला जो आधार मानते हैं सामाजिक क्रिया का मैक्स वेबर, वो सबसे महत्वपूर्ण आधार है कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होनी चाहिए, और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो परिचित भी हो सकते हैं और अपरिचित भी हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी पिछली दुश्मनी का बदला लेने के लिए हमला करता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर पिछले दुश्मनी का बदला लेने के लिए हमला करता है, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया है, क्योंकि वो भूतकाल से प्रभावित है। दूसरी बात वे कहते हैं कि इस दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की क्रिया, यहां तक कि प्रत्येक प्रकार की बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती यदि वह पूर्णतया बेजानदार वस्तु द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि मैक्स वेबर का कहना है कि जड़ वस्तुओं से अगर कोई क्रिया प्रभावित है तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आती। जैसे हम कहें कि धार्मिक व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है यदि वह केवल ईश्वर का ध्यान लगाकर बैठे रहना या प्रार्थना आराधना करने के रूप में ही व्यक्त होता है। यानी कोई व्यक्ति किसी पत्थर की मूर्ति के सामने बैठा रहता है, रोज रोज घंटों पूजा आराधना करता है, वो सामाजिक क्रिया नहीं कर जा सकती, क्योंकि उसमें दूसरे लोगों के मनोभाव शामिल नहीं है। करता उसका अर्थ लगा सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के वर्तमान व्यवहार, भावी व्यवहार या भूतकाल से प्रभावित नहीं है, वो जड़ वस्तु से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया है, इसलिए वो सामाजिक क्रिया नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क में सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता, वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहां तक कि कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित ना हो। यानी कि दूसरों के व्यवहार से जब तक प्रभावित होकर कोई कर्ता सामाजिक क्रिया नहीं करेगा, कोई क्रिया नहीं करेगा, तब तक उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। इसी क्रम में वे कहते हैं कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है, अर्थात किसी की नकल करना सामाजिक क्रिया नहीं है। यानी कि अनेक लोगों से प्रभावित होकर जो कहे कि किसी की नकल करना सामाजिक क्रिया नहीं है, कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं कि जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है, अर्थात किसी की नकल करना सामाजिक क्रिया नहीं है। यानी कि केवल दूसरों से प्रभावित होकर कोई क्रिया की जा रही है या अनेक लोग एक प्रकार की क्रिया करें तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि राह में कुछ राहगीर जा रहे हैं, सबके हाथ में छाता है, बरसात की कुछ छांटे पड़ने लगी तो सब लोगों ने छाता खोल लिया, तो वो एक दूसरे से प्रभावित होकर उन्होंने छाता नहीं खोला है, बल्कि उन्होंने बरसात से बचने के लिए छाता खोला है। इसलिए प्रत्येक इस प्रकार किसी की नकल करना जो है सामाजिक क्रिया की श्रेणी नहीं है। तो ये मैक्स वेबर के द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया की एक अवधारणा थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, एक बार पुनः दोहरा दें कि किसी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता एक या अधिक हो सकते हैं। कर्ताओं के द्वारा उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाया जाए, यानी कि कर्ता के द्वारा उस क्रिया का अर्थ लगाया जाना चाहिए, क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही वह क्रिया, उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों, विचारों और क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार
दूसरे लोगों के मनोभावों, क्रियाओं और विचारों के अनुसार वह क्रिया प्रभावित हो, निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है। ये मैक्स वेबर के द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया की अवधारणा थी। थैंक यू।